हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग फटाफट से बताइएगा कमेंट में क्या हो जाएगा राइट आंसर। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड, आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताइएगा कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। बताइए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन या फिर जेबी से। बताइए अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा कि मांग के नियम का संबंध है। बताइए मांग के नियम का क्या संबंध है। आय और मांग के बीच, मूल्य और मांग के बीच, मूल्य और आय के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए मांग के नियम का संबंध क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य और मांग के बीच, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर बताइएगा कि उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का क्या कार्य है। उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का क्या कार्य है। संसाधन को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, उत्पादन के खतरे का वहन करना, या फिर इनमें से सभी। बताइए कि उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का क्या कार्य है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर बताइएगा कि अल्पाधिकार बाजार में क्या 2 से अधिक विक्रेता होते हैं, केवल 2 विक्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं, या फिर इनमें से सभी होते हैं। बताइए अल्पाधिकार बाजार में क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुछ विक्रेता होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर बताइएगा साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन संघटक है। बताइए कि साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन संघटक है। लगान, मजदूरी, ब्याज, या फिर इनमें से सभी। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन संघटक है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा। 6 नंबर क्या बोल रहा है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को क्या कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को क्या कहा जाता है। व्यापार चक्र, मंदी, मुद्रास्फीति, या फिर इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी को क्या कहा जाता है। तो व्यापार चक्र कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर बताइएगा। 7 नंबर क्या बोल रहा है। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, या फिर इनमें से सभी। बताइए व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर बताइएगा। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। परिवार, सरकार, फॉर्म, या फिर इनमें से सभी। बताइए 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताइएगा। रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। संकुचनात्मक प्रभाव, ऋणात्मक प्रभाव, धनात्मक प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। बताइए रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। संकुचनात्मक प्रभाव, ऋणात्मक प्रभाव, धनात्मक प्रभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संकुचनात्मक प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताइएगा। 10 नंबर बोल रहा है रोजगार सिद्धांत का संबंध है। रोजगार सिद्धांत का संबंध है स्थैतिक अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। रोजगार सिद्धांत का संबंध है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी टिकाऊ वस्तुएं हैं। निम्नलिखित में कौन सी टिकाऊ वस्तुएं हैं। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार, इनमें उपर्युक्त सभी। बताइए निम्नलिखित में कौन सी टिकाऊ वस्तु है। तो ये सभी टिकाऊ वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताइएगा। 12 नंबर क्या बोला। निम्नलिखित में कौन गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। निम्नलिखित में कौन गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। साबुन, पेस्ट, सब्जी, इनमें से सभी। बताइए निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये सब गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। चलिए 13 नंबर बताइएगा। 13 नंबर क्या बोल रहा है। प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कैसे जाना जाता है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र,
सेवा क्षेत्र, इनमें से सभी। बताइए प्राथमिक क्षेत्र को क्या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जाना है। चलिए 14 नंबर बताइएगा, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस किस विधि से किया जाता है? राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? उत्पादन विधि या मूल्य विधि, आय विधि, व्यय विधि या फिर इनमें से सभी। बताइए राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? 14 नंबर का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा, निम्न में से कौन निजी वस्तु नहीं है? निम्न में से कौन निजी वस्तु नहीं है? स्कूटर, साइकिल, रेल, इनमें से सभी। बताइए कौन निजी वस्तु नहीं है? बताइए इसमें कि कौन सा निजी वस्तु नहीं है? तो स्कूटर निजी वस्तु है, साइकिल भी निजी वस्तु है, रेल निजी वस्तु नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताइएगा, अंग्रेजी का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी का शब्द मनी जो बोलते हैं लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? मुद्रा, चेक, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा बोलते हैं उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1947 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना 1935 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक, औद्योगिक बैंक। बताइए देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1950 को, 1 मार्च 1951 को या फिर 2 फरवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइएगा, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब हुई? बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब हुई थी? जनवरी 1978, 26 दिसंबर 1997, 26 सितंबर 1997 या फिर 25 दिसंबर 1991। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 दिसंबर 1997, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताइएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उसकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? बताइए कि सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उसकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? वर्मा समिति, रेखा समिति, गोईपुरिया समिति या फिर नरसिम्हक समिति। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्मा समिति, इस समिति का गठन हुआ। चलिए 22 नंबर बताइएगा, बजट में क्या हो सकता है? आगम घाटा, प्रारंभिक घाटा, वित्तीय घाटा या फिर इनमें से सभी। बताइए बजट में क्या हो सकता है? तो बजट में ये सभी हो सकते हैं, घाटा, आगम घाटा भी, प्रारंभिक घाटा, वित्तीय घाटा, तीनों हो सकते हैं। चलिए 23 नंबर बताइएगा, किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? न्यून मांग की स्थिति में, अतिरिक्त मांग की स्थिति में, दो ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? तो ये न्यून मांग की स्थिति में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताइएगा, राजकोषीय अनुशासन का सूचक कौन है? राजकोषीय अनुशासन का सूचक कौन है? धनात्मक प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक प्राथमिक घाटा, शून्य प्राथमिक घाटा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए राजकोषीय अनुशासन का सूचक कौन है? धनात्मक प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक प्राथमिक घाटा, शून्य प्राथमिक घाटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य प्राथमिक घाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताइएगा, एस तारापुर कौन थे? एस तारापुर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर, पूर्व वित्त सचिव, पूर्व वित्त विदेश सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए एस तारापुर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, पूर्व वित्त सचिव थे
या फिर पूर्व विदेश सचिव थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इस पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।